बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये एक और डेरिवेशन करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट अक्सर एग्ज़ाम में आती है और आगे इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। स्टार्ट हमने लिया था फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। अब आ जाएगा फोर्स ऑन अ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा अपना जो है माजी में झांके। याद माजी अजाब है या नहीं है? याद माजी अजाब क्या है वो शेर? याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ठीक है, थोड़ी बहुत शायरी आनी चाहिए। चैप्टर 2 में वेक्टर्स पढ़े थे, फोर्स भी वेक्टर है। जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैथमेटिक्स आसान हो जाती है। सिंपली मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर एक वेक्टर 10 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर भी 10 न्यूटन का है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन। 3 हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन। 4 हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो बेसिकली आप एक के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ वेक्टर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 न्यूटन के वेक्टर हैं और 10 वेक्टर हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे? 10 × 10। सही है। ये बेसिकली वही यूनिटी मेथड है, ये जो बता रहा हूँ मैं। यूनिटी मेथड में आप क्या करते हैं? फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि भाई एक किताब 10 रुपए की है, तो 2 किताबें कितने की होंगी? आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और n किताबें कितनी की होंगी? अब 2 की जगह n आ जाए, अब n कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये प्राइस भी नहीं है मालूम, प्राइस को भी जनरल कहना है, तो प्राइस होगी x, बुक ऑफ 1 इज x, बुक ऑफ 2 इज 2x, तो बुक ऑफ n इज, प्राइस ऑफ n इज nx। सही है, ऐसे ही। अच्छा, ये बस इधर मैं रहने दूंगा ताकि आपको मसला ना हो समझने में। अब क्वेश्चन क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में उसने सारी कहानी बयान कर दी। मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर रख दें जिसमें से करंट फ्लो हो रहा, उस पर एक फोर्स लगेगी, आप वो फोर्स निकालें। याद है पहले लेक्चर में ही मैंने समझाया था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब एक चार्ज रख दें और वो चार्ज रेस्ट में हो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगी। अब हमने पढ़ भी ली वो फोर्स क्या होती है, क्यू बी साइन थीटा। वो सर्कल में मूव करती है परपेंडिकुलर इंटरो। अब आपसे एक सवाल वैसे आप लोगों को पूछना चाहिए कि ये फोर्स लगती क्यों है? आप में से किसी ने पूछा था, मैंने कहा था बाद में समझ में आ जाएगा। अब जरा घर जाके सोच के आइएगा, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो फोर्स नहीं लगती। कंडक्टर है, इसके करीब चार्ज रेस्ट में, उस पर फोर्स नहीं लगेगी। या जब वो फील्ड में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे हो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। मैथमेटिकली क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा, हम कहते हैं V0 हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब वो मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगी। सही है, इसकी एक रीजन है, वो कल सोच के आइएगा। बहरहाल अब इधर चले, वापस आ जाए। अब ये जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगेन अगर करंट है तो फोर्स लगेगी। करंट है तो चार्ज का मोशन है, करंट नहीं है तो फोर्स, चार्ज मूव नहीं कर रहे। अगेन चार्ज मूव नहीं कर रहे, करंट नहीं है, फोर्स नहीं है। अच्छा, चार्ज करंट जो है वो किसको शो करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन के, और पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन को। एक्चुअल में क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फर्ज करें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में करंट है। इस डायरेक्शन में अगर करंट इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। अगर मैं वो एक चार्ज ही ले लूं, मैं कहूं ये बहुत सारे चार्जेस नहीं है, ये एक ही चार्ज है, ये कितना चार्ज है? तो इस एक चार्ज पे मैं फोर्स वही लगाऊंगा अपना राइट हैंड पाम रूल। क्या कहता है? फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, सही है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा। अभी करंट टेढ़ा हो रहा है ना, सीधा कर दो समझने के लिए, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रही है? अंदर। यानी अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यूं चार्ज दाखिल हुआ इस डायरेक्शन में, तो वो उसको क्या करेगा? उस पर फोर्स क्या लगेगी? अंदर। ये तो एक चार्ज हो गया। दूसरा चार्ज आएगा, उस पर ये फोर्स अंदर की जानिब लगेगी। तीसरा चार्ज आएगा, उस पर ये फोर्स। तो इस कंडक्टर में एक चार्ज थोड़ी फ्लो कर रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है, बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, सब पे फोर्स क्या लगेगी? अंदर की जानिब। तो ये फील्ड क्या करेगा? कंडक्टर के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस करेगा अंदर।
अब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं, फर्ज करें आपकी बॉडी की मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है, तो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी से तो निकल नहीं आता। इस तरह ये चार्ज जो है ये कंडक्टर से निकल थोड़ी आएगा, फोर्स लग रही है चार्ज इस पर, लेकिन वो फोर्स ट्रांसफर हो जाएगी किसको? कंडक्टर को। बहुत सारे चार्जेस हैं और ये सारे चार्जेस इधर जाना चाह रहे हैं, तो कंडक्टर पूरा क्या होगा? अंदर मूव कर जाएगा। यही बेसिकली ये जो पहला पैराग्राफ मैंने लिखा ये आपको समझाने की कोशिश की। आप एग्जाम में इसको नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा होगा, एग्जामिनर खुश होगा। अगेन बता रहा हूं, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, टाइम नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा, टाइम होगा तो इम्प्रेस करने की जरूरत है, फिर आगे वो रहम करेगा, आगे रहम करेगा, अच्छे नंबर दे देगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, और पता होना चाहिए ना यार, थोड़ा तो साइंस पता होनी चाहिए। वैसे तो हमने इसराइल को हराना है दुआओं से, साइंस पढ़ के नहीं, तो बस नबी पाक सल्लल्लाहु भी मुसल्ले पे बैठ जाते, अरतुरुल भी मुसल्ले पे बैठ जाता, फिर तलवारबाजी नहीं सीखते वो लोग। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। किसका दौर है? टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ोगे तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा। इसलिए समझ लो, है एग्जाम के लिए ना समझो, वैसे ही समझ लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्यों लग रही है कंडक्टर पे? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्चुअल में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से तो बाहर नहीं निकल सकते, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाना चाह रहे हैं अंदर, तो कंडक्टर कहता है चलो भाई मैं भी आपके साथ चला जाता हूँ अंदर। अगेन अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे उन्होंने कह दिया, एग्जामिनर को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से हमारी एजम्पशन शुरू हो रही है। हमने एज्यूम क्या किया? बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिए, ये आपके 4 नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आई करंट जो फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, इस कंडक्टर का जो एरिया है सर्कुलर का, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ना, ये वाला एरिया जो है, ये लेंथ है और ये एरिया है, ये क्या हो गया? ए हो गया। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ठीक है, एन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट इकाई वॉल्यूम में, जिस तरह ये इकाई बुक की कीमत है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे? 1 यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कर देंगे? पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास 10 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितना है, तो आप 10 मीटर क्यूब का निकाल लेंगे। तो ये पर यूनिट का मतलब है आपको 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम वो चार्ज दिया हुआ है, और उसको हमने नाम क्या दिया? एन। जिस तरह यहाँ 1 को हमने नाम दिया एक्स, यहाँ 1 को नाम क्या दिया? एन। और एन है टोटल। एन क्या है? टोटल। वो भी निकालेंगे, कैसे निकलेगा? थीटा जो है वो एंगल है कंडक्टर का फील्ड के साथ। वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एफ फोर्स है जो कंडक्टर पे लगेगी। सही है। अब हमने ये पढ़ चुके हैं कि सिंगल चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू वी बी साइन थीटा, हम पढ़ चुके हैं। सही है। अब ये मिटा के आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। है कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये अभी सारी समझे हमने, एजम्पशंस किए हैं, काम अभी शुरू होगा। अभी निकाल के बताऊंगा ना मैं यार। अच्छा, ये जो टोटल चार्ज है, इसको मैंने कैपिटल एन का है, हो सकता है आप इसको क्यू भी कह सकते थे। ठीक है, हेलो, लेकिन क्यू से फिर कंफ्यूज होते कि यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, इसलिए मैंने इसको एन का है। ठीक है, एन टोटल चार्ज है। एन क्या है? टोटल। अब ये यूनिटी मेथड को देखें, समझें। अभी ये थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन अभी भी है, तो चले मैं यहाँ दोबारा समझा देता हूँ। ये डायग्राम की भी अब ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए डेंसिटी, डेंसिटी आपने पढ़ी होगी कहीं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फर्ज करें आपने किसी चीज़ की डेंसिटी निकाल ली, आपको डेंसिटी मालूम हो गई। फर्ज करें डेंसिटी है 2 किलोग्राम पर, 2 तो चले कम हो जाएगा, 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना। ऊपर हम मास रखेंगे, नीचे वॉल्यूम रखेंगे। जो आंसर है डेंसिटी का 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब हो तो मास कितना होगा?
आप निकाल लेंगे, ये डेंसिटी का फायदा। आपने 1 मीटर क्यूब में कहा कि 20 किलोग्राम है, तो बेसिकली वही यूनिटी मेथड लग रहा है। आप मास, यहां से अगर मास निकालोगे तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, उसकी वैल्यू आपने रख दी 20, और वॉल्यूम कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 200। तो अब आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वॉल्यूम मेजर कर लें, मास आप फार्मूले से क्या कर लें, निकाल लें। तो जो हमने स्मॉल एन लिया, मैंने स्मॉल एन क्या लिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गया कूलम पर मीटर क्यूब, यूं समझिए आपको समझाने के लिए, कोई वैल्यू आ गई 5। मुझे ये पता चल गया 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है। अब अगर मुझे निकालना है कि 10 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरी चार्ज डेंसिटी है, समझे, एन मेरी क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अगर मैंने टोटल वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, जैसे मैंने यहाँ किया, तो इस चार्ज डेंसिटी को मैंने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, एन को मैंने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। समझ आई बात, सही है। अब इधर आ जाएं, हमने पहले कहा कि भाई यहाँ Q तो E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो F बराबर है QVB साइन थीटा की जगह हो गया EVB साइन थीटा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है। अभी हमने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं। फर्ज किया अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो फोर्स क्या हो जाएगी, 2E की जगह, 1E की जगह क्या हो जाएगा 2E, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगी ना, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर n वो मेरा टोटल चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो n e हो गया। अब ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैं कैसे निकालूंगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, जिस तरह मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम आपको मास दे रहा है, तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम आपको क्या देगा, n देगा, नंबर ऑफ चार्जेस देगा। तो यहां मैंने वो दोबारा लिख लिया, देखो वॉल्यूम क्या है कंडक्टर का, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये एरिया है, ये लेंथ है, 2 साइडें एरिया में आ गई, तीसरी साइड लेंथ में आ गई। लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई आप कहते हैं ना, तो एरिया लंबाई जरब चौड़ाई हो जाता है, और सर्कल में वो पाई आर स्क्वायर होता है। बहरहाल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या बन गया, वॉल्यूम। ये मेरा टोटल वॉल्यूम है, और मेरा पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज क्या था, n। अगेन मैंने दोबारा आपको समझाने के लिए वही मेथड लगा दिया। अगर 1 मीटर क्यूब में n है, तो 2 मीटर क्यूब में 2n है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मेरी डेंसिटी ALN हो गया। इसको मैंने कहा कैपिटल N। आप इसको कैपिटल Q दोबारा Q कह सकते थे, लेकिन वो इस Q से कंफ्यूज होगा, इसलिए मैंने इसको Q नहीं कहा। सही है, अब क्लियर है। तो ये ALN आ गया कैपिटल N की जगह। इक्वेशन 1 क्या हो गई, ALN, ये E, तो टोटल चार्ज आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को E तो ऑलरेडी मौजूद था, E से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, मेरा टोटल चार्ज आ गया। मैंने लिखा चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देखिए वेलोसिटी है, चार्जेस क्या करेंगे, अगर इस कंडक्टर में से पास होंगे तो कंडक्टर की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। L इसकी क्या है, लेंथ है, तो इनकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिस्टेंस हो गया। और इस टाइम को मैंने इसके नीचे लिख दिया, L अपनी जगह। भाई ये मेरा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या निकला है, करंट। तो I और L भी साइन थीटा अपनी जगह पे। अब अगर S को मैं L क्रॉस B लिख दूं, बेसिकली I तो वेक्टर नहीं होता, I को आप वेक्टर नहीं बना सकते, लेंथ को बना सकते हैं। तो हमने लेंथ वेक्टर लिया, लेकिन ये लेंथ का वेक्टर कौन सा होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा, इसलिए नीचे लिख दिया वेयर L इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये वो फॉर्मूला जो उसने पूछा है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नोट्स में आपको मुख्तलिफ मिलेगा, खासकर ये जो मैं कह रहा हूँ कैपिटल N है, ये आपको ज़्यादातर Q मिलेगा। और ये जो टोटल चार्ज निकालने का तरीका भी मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ मिलेगा। मेरे ख्याल में ये आसान है, फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है ना। ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, पर यूनिट वाले कॉन्सेप्ट
जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आपको समझ में आने चाहिए, नहीं आए या किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपका कसूर नहीं है, उनका कसूर है। बहरहाल अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए वही पाम रूल, वही पाम रूल। अब डायरेक्शन हम एल के लिए हम एज्यूम करेंगे आई की डायरेक्शन, एल के लिए एज्यूम करेंगे आई की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, ये फील्ड है, ये फील्ड है। करंट अगर ऊपर जा रहा है, फोर्स, ये तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगी अपोजिट। तो एक्चुअल में ये कंडक्टर क्या है, इस जाने मूव करेगा, ठीक है। अगेन अगर वो मार्कर से समझा, अगर हम 3 मार्कर ले लें तो ये हमारी फील्ड है, ये हमारा करंट है। पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं लूंगा तो फोर्स अंदर लगेगी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज लें एक्चुअल जो फ्लो हो रहा है तो फिर फोर्स आप क्या लेंगे इधर, लेकिन करंट जो है आई वो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। हमने आई लिया तो हमें फिर ये वाली डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन का चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगी, फिर आप बाहर का बताओगे। करंट का मतलब ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब मैं आपको ये रूल समझा रहा था मैंने लिखा भी था आई के नीचे, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये हम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं ये आपको रिपीट कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान यही है कि आई जहाँ लिखा होगा इसका मतलब होगा पॉजिटिव चार्जेस, आप नेगेटिव चार्जेस को इग्नोर कर दें। लिखा तो हमने यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है ना। पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स अंदर लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, ठीक है। तो जब आप करंट की बात कर रहे हैं फिर हम नेगेटिव चार्जेस को इग्नोर कर देंगे, आप नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स नहीं निकालेंगे, आप किस पे फोर्स निकालेंगे, पॉजिटिव चार्जेस पे। और अभी पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लग रही है इनटू द बोर्ड, तो इनटू के लिए क्या करें, बस क्रॉस बना दें, फोर्स अंदर लगेगी इस पे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, मेन चीज ये है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक चार्ज पे जब फोर्स लगती है तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगेगी और सब पे एक जैसी फोर्स लगेगी, सबका एक जैसा चार्ज है। ई वी बी साइन थीटा था ना, ई बी सेम, वी बी सेम, बी एक ही फील्ड है, सबका एंगल भी सेम, और जब सब सेम डायरेक्शन में तो सब ऐड हो गई। तो टोटल फोर्स हमने कैसे निकाली कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स अगर 1 ई से निकलेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन की फोर्स 2 ई से निकलेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स 3 ई से निकलेगी, तो n इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स किससे निकल जाएगी, n ई से। फिर हमने वो n निकाला, जनरल निकाला हमने ना, कि अगर हमें कोई भी कंडक्टर दिया होगा तो वो n क्या होगा, वो n क्या होगा, वो तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अगर मुझे वॉल्यूम मालूम हो और मुझे डेंसिटी मालूम है अपने चार्जेस की, तो मैं वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्क ये यहाँ मास है, ये मास डेंसिटी है, इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी से निकलेगा, ठीक है। ओके जज़ाक।